नमस्कारम, मैं कृष्णा चौधरी। कैसे हैं आप सभी? तो 2 पेपर हम कंप्लीट कर चुके थे एलटी ग्रेड के। आज 2 पेपर से 10 से 12 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं, तो आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं दूसरे सेशन में 10 से 12 मिनट की वीडियो में। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके जीएस के पेपर के लिए। तो री कैंसिल एग्जाम हुआ है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ट्रैवल्स दे रखी इंटरनेशनल ट्रैवल्स, भाई उनको मैच करना है। जैसे मसाई है, सेमई है, बुशमैन है और माओरी है। देखो पता है ये जो माओरी वाली क्यों क्यों करंट में है? जो न्यूजीलैंड का कोर्ट है ना, जो कीवी का कोर्ट्स है भाई, वहाँ पे न्यूजीलैंड वाला, वहाँ पे जो माओरी जनजाति है, हक्का हक्का जो डांस कर रहे हैं आजकल वहाँ के जो एमपी हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वो वहां से निकल के ये चर्चा में है। आधी न्यूजीलैंड की कोर्ट जो है, संसद जो है भाई, माओरी ट्राइब्स के लोग हैं वहां पे, जो हक्का हक्का वाला डांस जो कर रहे हैं, बहुत फेमस हो। ठीक है, तो क्या है, माओरी कहाँ लगाएंगे टिक हम अपना? जस्ट ए सेकेंड। हाँ, माओरी कहाँ लगाएंगे? न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में। सेमाई कहाँ लगाएंगे? मलेशिया में। सेमाई कहाँ है? मलेशिया में। मसई कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका। मसाई कहाँ है? ईस्ट अफ्रीका। और बुशमैन कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, मसाई कहाँ लगाएंगे हम? ईस्ट अफ्रीका में। याद रखिएगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? विच क्रॉप इज नोन एज द कैमल, कैमल ऑफ क्रॉप्स? कौन है? बाजरा है, कोदो है, रागी है या सोरगम है? कौन है? आंसर क्या होगा इसका? सोरगम है। कैमल क्रॉप उसी को तो कहते हैं यार, लंबी लंबी सी। देन क्या है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? देखो पहले तो पढ़ लो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल? तो जैसे मैं आपको हाई कोर्ट वाला टॉपिक कराया है, मैंने बताया था आपको कि भाई 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन से आर्टिकल के अंडर? अगर हाई कोर्ट रिट इशू कर रहा है तो आर्टिकल 32 से करेगा। ठीक है, अगर सॉरी, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट इशू कर रहा है तो आर्टिकल किसके तहत? 226, आर्टिकल 226 के तहत। तो 5 प्रकार की रिट थी। हैवियस कॉर्पस थी, मैंडामस थी, प्रोहिबिशन थी, को वारंट थी। अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। अब देखो क्या कह रहा है, इसका अर्थ समझो। हाई कोर्ट टू सिक्योर टू लिबर्टी एंड इंडिविजुअल, ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति को सिक्योर रखने के लिए कौन सी रिट इशू करता है? जैसे मान लो अब कोई व्यक्ति, पुलिस ने जबरदस्ती उसको क्या कर लिया, लॉकअप में बंद कर लिया। ठीक है, तो उस व्यक्ति की जो फ्रीडम है वो तो छीन ली गई ना। अब हाई कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा ताकि पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले उसको कोर्ट में ला सकें? अब समझ आ रहा है कि इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो वो कौन सी रिट है? वो रिट है हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, समझ आया ना? चलो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। उसके बाद फिर से मैच करने हैं, इजीली आर्टिकल है, बताओ। चलो मैच कर लेते हैं। मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़ाए हैं आपको। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों, एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या करता है भाई? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 17 क्या है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचुअलिटी। ठीक है, तो मैच कर लेते हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, रिमूवल ऑफ टाइटल्स है। आर्टिकल 17 क्या है? अनटचुअल, हाँ, अस्पृश्यता का अंत करना है। देन क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? इक्वेलिटी का। क्या है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 कहाँ आएगा? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 51 का क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जो आर्टिकल 17 है ना, ये वाला जो आर्टिकल है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि भाई आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल तो बहुत, सॉरी, संविधान में आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए संसद क्या करती है भाई? एक्ट बनाती है, अधिनियम बनाती है ना। अब 394 आर्टिकल्स हैं, और थोड़ा सा अब बढ़ के 425 समथिंग आर्टिकल पहुंच चुके हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 425 आर्टिकल्स के लिए सुप्रीम संसद ने अधिनियम बनाए हैं।
बहुत सारे आर्टिकल्स के लिए अभी अधिनियम नहीं बनाए गए हैं, और हर आर्टिकल्स के लिए नियम शायद बनाए भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उसकी रेजिडिटी के कारण। तो आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए संसद ने क्या बोला है, बोला अधिनियम बनाया कि भाई तो ऐसा करोगे ना, अगर इन रूल्स का वायोलेशन करोगे ना तो फिर दंड मिलेगा आपको। तो कौन कौन से नियम बनाए, देखो सिविल राइट एक्ट बताया, क्या बनाया, सिविल सिविल राइट्स एक्ट 1955। ओके, उसके बाद इसी में अमेंडमेंट करा, सिविल राइट एक्ट को ही पता है क्या जाना गया, SC/ST एक्ट, ठीक है, इसी नाम से तो जाना गया ना इसको, है ना। SC/ST एक्ट कौन सी डेट में आया, 1989। तो अब समझ आया है ना कि आर्टिकल 17 को ही लागू करने के लिए ये एक्ट पारित किए गए थे, सिविल राइट एक्ट, इसी का अमेंडमेंट रूप है 1989, और SC/ST एक्ट के नाम से जाना गया है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन द फॉलोइंग वीड्स इज कॉमनली कॉल्ड, गाजर घास एंड कांग्रेस घास, गाजर घास एंड कांग्रेस ग्रास। तो कौन सी घास है, देखो ये कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं यार इसको, पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन हाँ स्पीसीज है, ठीक है, ये इन्वेसिस स्पीसीज है भाई, इसने यहाँ पर आके ना जबरदस्ती ये आके यहाँ आई है, और ये क्या कर रहे हैं, हमारी इंडिजीनियस स्पीसीज को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, बहुत खतरनाक है ये। और जनरली आपने देखी भी होगी, बहुत माइनर से फूल फूल से आते रहते हैं इसमें। तो क्या है, पार्थेनियम है, क्या है, क्या है, पार्थेनियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा। पूरा पंचायती राज पढ़ाया है, देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन निकाल के रखा है इन्होंने पंचायती राज वाला सिस्टम से। मैंने वहां भी आपको मेंशन करा था कि पंचायती, एक शख्स ऐसा भी है जो पंचायती राज के बारे में भाई से सहमत नहीं है, तो वही क्वेश्चन यहाँ रख दिया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, पता है क्या, कि भाई ये क्या होती हैं स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, कौन है ये, PRIs के बारे में ही बात कर रहा है, PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं। तो उसका विरोध कौन करा था, जबकि यार गांधी जी ने तो इसके लिए एक स्पेशली संविधान में आर्टिकल डाला गया था गांधी जी के लिए, तो सम्मान में कि चलो भाई पंचायतें होनी चाहिए, सब सब चाहते थे कि पूरा का पूरा एक पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, है ना, ठीक है। तो कौन, पर एक ही व्यक्ति था जो विरोध कर रहा था कि नहीं होनी चाहिए, अरे पंचायत पंचायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसके, वो वो कौन से नजरिए से देख रहे थे, वो थोड़ा चीजों को दलित के दलित एस्पेक्ट के नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि पंचायत भी कौन बनेगा यार, ब्राह्मण ही बनेगा पंचायत भी, टॉप मोस्ट प्रधान भी कौन बनेगा, वही सब, फिर कहाँ उनका उत्थान हो पाएगा दलितों का। तो इस वजह से मना कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका भाई, BR बाबा अम्बेडकर साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखो जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, यार देखो बुद्धिस्ट काउंसिल, देखो क्या इसका मेन क्या होता है, सिंपली पहले ये समझ लो कि अब बुद्ध के जाने के बाद ना उनके कई सारे फिलोसफर थे, कई सारे सिद्धांत थे उनके, तो और कई सारे राजाओं के अलग अलग मत थे, और उनके कई सारे डिवोटीज थे, है ना। तो भाई हर का अलग अलग मत हुआ कि यार हम ना बुद्ध, इसमें पहले ये कलेक्ट कर ले, उनके दर्शन को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सेकंड राजा ने बोला कि नहीं यार हम ऐसा करते हैं कि ऐसी भाषा में ये सब चीजें होनी चाहिए, और बुद्ध का एक जो सेक्ट है वो 2 से 3 सेक्ट में मतलब बाइफरकेशन होना चाहिए। तो वही है कि काउंसिल इसीलिए हुई है कि जो भी उनका टेक्स्ट है बुद्ध फिलोसफी के, उनको कलेक्ट किया गया, और जो भी संप्रदाय है वो अलग अलग मानने वाले उसमें से बट गए, बस इसीलिए हुआ है। ओके, तो पहला जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कौन से प्लेस पर हुई, बौद्ध, जो मैंने बुद्धिज्म वाली जो पूरी क्लास पढ़ाई है ना भाई, प्लेलिस्ट से आके चेक करना हिस्ट्री वाली में, वहां मैंने ये भी बताया है आपको कि कौन से सन में हुई है, और कौन सा राजा हुआ है, और इसकी अध्यक्षता भी किसने करी है। तो इस बारी क्वेश्चन तो ऐसा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की प्रेसिडेंसी किस व्यक्ति ने करी, है ना। तो इसी में से ना कई सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, राइज हो सकते हैं। तो आप, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई, राजगृह में हुई, कहाँ पे हुई, राजगृह में हुई, ठीक है। सेकंड कहाँ हुई, वैशाली में हुई, सेकंड कहाँ हुई, वैशाली में हुई। थर्ड कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई, थर्ड कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई।
और चौथी कहाँ हुई? कश्मीर में हुई, कश्मीर के कुंडलवन में हुई। किसके अध्यक्ष, राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है भाई, चलो। तो भाई देखते रहना, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके राजा अध्यक्ष सब देख लेना, मैंने कराया अच्छे से बुद्धिज्म वाली क्लास में। उसके बाद में देखो, टेक्स्ट के बारे में पूछ लिया है कि भाई किस किस टेक्स्ट में क्या क्या दे रखा है और कौन कौन से धर्म से संबंधित है टेक्स्ट, ये भी है। तो कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, निकाय है, आचार्य रंग सूत्र है। तो कल्प सूत्र किससे संबंधित है? देखो, जैन धर्म की अर्ली हिस्ट्री से संबंधित है, जैन धर्म की। ठीक है, तो कल्प सूत्र कहाँ टिक लगाएंगे? जैन धर्म की अर्ली हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, भगवती सूत्र क्या है? महावीर, जो डिस्क्रिप्शन है ना महावीर के जो डिस्क्रिप्शन है उससे संबंधित है। तो महावीर के कृत्यों का विवरण है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। उसके बाद निकाय क्या है? क्या है? जो बुद्धिस्ट जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है, कंपेडियम और बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है उससे संबंधित है। तो क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है यार। और देखो, आचार रंग मतलब इसी से अंदाजा लगा लेना कि आचार रंग सूत्र क्या है। मतलब है आचार विचार वाला सिस्टम, मतलब जो कि भाई जो जैन है वो कैसे रहेंगे, उनके लिविंग और लाइफ स्टाइल, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे कैसे होते हैं, वो वाला कहाँ मेंशन करा गया है? आचार रंग सूत्र में। क्लियर है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि भाई भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? तो अभी तो आंसर इसका ये देख लो, डी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें से अब पता है नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? ये पूछ लेगा कि जो यूरोपियंस का जो अराइवल हुआ था ना इंडिया में, वो सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट तक कौन रहा है। तो वो एक ना, हाँ, क्रिमिनोलॉजी देख लो। सबसे पहले कौन आया है? पुर्तगीज आए हैं। कौन आया है? पोर्तुगीज आए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आया है? डच आए हैं। याद कर लेना, जैसे भी आपका एक्रोनिम बने। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं, इंग्लिशर्स। ठीक है, देन ये क्रिमिनोलॉजी में बता रहा हूं मैं। फिर डेंस आए हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन आए? लास्ट में फ्रेंच आए हैं। ठीक है, तो भाई ये क्रिमिनोलॉजी प्लीज याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर उसके बाद में फ्रेंच आए। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखना, इंपोर्टेंट। ओके, अब उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि भाई सबसे पहले पुर्तगीज आए, सबसे लास्ट में कौन गया इंडिया को छोड़ के? सबसे लास्ट में कौन गया? सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए, क्योंकि इन्होंने गोवा और पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। तो 1961 में ऑपरेशन विजय, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया था, इनको खदेड़ा गया था वहां से। तो 1961 में गोवा को लिबरेट कराने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन विजय कंडक्ट करा गया और इस तरह पुर्तगालीज को वहां से खदेड़ा गया। तो अब समझ आया कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे कौन सी डेट में आए? 1498 में। और जाए कब गए हैं? 1961 में। देख लो भाई कितने टाइम में गए, 400-500 वर्षों के करीब में गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय। यार बात सीधी साफ है कि यार लोकसभा में कौन सा मनी बिल होगा और कौन सा फाइनेंस बिल होगा। जब मैंने बिल वाला जो क्लास पढ़ाई है ना, पॉलिटी वाली सीरीज में, मैंने आपको क्लियर कट बताया है कि भाई मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है ना, और कौन से आर्टिकल के अंडर ये आता है। तो इसका निर्धारण कौन करता है संसद में कि ये जो तुम लाए हो ना लोग, ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। आई रिपीट, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों संविधान में वर्ड्स अलग अलग हैं। तो मिस मैच मत कर लेना कि मनी बिल और फाइनेंस बिल एक ही होता है। ठीक है, मनी बिल देखो मैं दोनों के आर्टिकल बता देता हूँ भाई। मनी बिल का आर्टिकल क्या है? मनी बिल का आर्टिकल है आर्टिकल 110। ओके, उसके बाद में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 112। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं यार? वार्षिक बजट बोलते हैं इसको जनरली, लेकिन ऑफिशियली क्या लिखा गया है संविधान में? एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्या है? अरे ये यही है कि यार सरकार ने कितना पैसा कहाँ से लिया,
कितना पैसा कहाँ खर्च किया, कितने पैसे लोन में दिए, कितने पैसे सब्सिडीज में दिए, कितने पैसे डिफेंस को देने हैं, कितने पैसे सैलरीज में जाने हैं। ओके, ये क्या है, देना पड़ता है ना यार लोगों को, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, लोगों को बताना पड़ेगा। अदरवाइज ये तो पैसा को अगर नहीं बताएंगे तो पैसा ये अपने पास रख सकते हैं ना, उल्टी चीजें कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सच्चाई में ये पैसा बहुत सारा लूप होल्स के कारण पैसे वाले बन रहे हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, मनी बिल समझ आया, आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। और उसके बाद फाइनेंस बिल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 117। ओके, ये याद रखिएगा, प्लीज प्लीज आप याद रखिएगा। और इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि प्रधानमंत्री करेगा, ना कि वित्त मंत्री करे। कंफ्यूजन मत कर लेना कि भाई वित्त मंत्री करेगा, नहीं यार, वित्त मंत्री नहीं करेगा, कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना कि स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ना कि स्पीकर ऑफ डेप्यूटी। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं करेगा लोकसभा का, बात समझ रहे हो आप। लोकसभा का अध्यक्ष ही इस बात को तय करेगा कि जो तुम ये जो बिल लाए हो ना, वो या तो धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। क्लियर है, चलो अभी कराया था, देखो ये वाला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है, तो ऊपर भी मिस उसमें अल्टरनेटिव वाले में हो गया था, तो आंसर क्या होगा इसका भी, आर्टिकल 17 होगा। आर्टिकल 18 भी उपाधियों का अंत है। ठीक है, इसमें कितनी प्रकार की, 6 प्रकार की फ्रीडम्स मिली हुई है इसमें हमको, तो ये चीज सब चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। पहले तो ये समझ लो कि आर्टिकल 76 में क्या मेंशन है, क्या है, भारत का महान्यायवादी। आंसर क्या होगा उसका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई। ये क्या होता है, एजीआई कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्लीज एजीआई के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट कराया है पॉलिटी की सीरीज में, इस फैक्ट से केवल काम नहीं चलेगा। ओके, तो वहां जाके पढ़ना। चलिए, ये छोटी सी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। हैव अ गुड डे, जय हिंद।